तो आगे बढ़ते हम जानते हैं कि रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था। आप सब जानते हैं कि उन्होंने क्या लिया था, एक बार फिर से कर लेते हैं। एक लिया था बिस्मथ, बिस्मथ लिया था उन्होंने, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल यहाँ पर बिस्मथ, और उस बिस्मथ से जो है निकाले थे अल्फा पार्टिकल। ठीक है, हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल थे। इनको एक यहाँ पर एक लिया था लेड ब्रिक्स लगाई थी, लेड ब्रिक्स, लेड की पट्टियां लगाई थी यहाँ पर। ये बेसिकली इसलिए लगाई थी कि ये मैक्सिमम जो इधर उधर जो अल्फा के कण आएंगे उनको एब्जॉर्ब कर ले और अल्फा कणों को एक पुंज की तरह यहाँ से विक्षेपित करे। यानी कि इसका वर्क है कॉलिमेशन, कॉलिमेटेड, इट कॉलिमेटेड अल्फा पार्टिकल्स। कॉलिमेटेड को कहते हैं एक कण के रूप में आगे प्रक्षेपित करना। यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल फिगर ली थी और इधर एक आती थी गोल्ड फॉइल, स्वर्ण पत्ती, जिसे हम कहते हैं स्वर्ण पत्ती, सोने की पत्ती। ये सोने की पत्ती इतनी कम पतली होती है कि इसका अराउंड साइज होता है 10⁻⁶ मीटर, 10⁻⁸ मीटर, इतना कम साइज होता है इसका। इसमें इतना कम, इतनी पतली पत्ती होती है कि हमें एक एटम की हम इसमें कल्पना कर सकते हैं। एक एटम यहाँ से उस पर स्ट्राइक कर रहा है। उसके बाद क्या किया इन्होंने कि इस एटम के से स्ट्राइक करने के बाद देखा कि कितने सीधे निकल जा रहे हैं और कितने कितने क्या है स्कैटर्ड हो रहे हैं। उस स्कैटर को कहते हैं स्कैटरिंग एंगल थीटा। इस पूरे 3 डायमेंशनल फिगर में चारों तरफ ये डिटेक्टर लगे हुए थे। डिटेक्टर समझ रहे होंगे, जो डिटेक्ट कर रहे थे। डिटेक्टर यहाँ पर देखने के लिए, फ्लैश लाइट को देखने के लिए यहाँ पर एक फ्लैश का डिटेक्ट किया। फ्लैश ने कितने अल्फा कण आए, इधर कितने अल्फा कण आए, इधर कितने अल्फा कण आए, इधर कितने नीचे चले गए, ये सब चीजों को देखा गया। तो ये एक्सपेरिमेंट का स्ट्रक्चर था इनका, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब देखा क्या इन्होंने, अब जो है मैं सीधे रिजल्ट में आता हूँ। रिजल्ट जो था, रिजल्ट क्या रहा था इनका, ऑब्जर्वेशन, या ऑब्जर्वेशन कह लेते हैं इसको तो ज्यादा बेटर रहेगा। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या रहा, ऑब्जर्वेशन क्या रहा था। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या है सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। उसमें कुछ तो सीधे जो है, सीधे यहां से अल्फा जो एटम, ये एटम है यहाँ पर, एटम से सीधे निकल जा रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या रहे हैं, सीधे निकल जा रहे हैं। ओके, यानी कि उनमें थीटा इक्वल टू क्या था, 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0, मोस्टली जो है सीधे निकल गए, ज्यादातर क्या है सीधे निकल गए। परंतु कुछ, अब ये देखा गया 99.86% तो सीधे निकल गए, परंतु कुछ ऐसे थे करीब 0.14% जो डिफ्लेक्ट हुए, यानी कि अपने मार्ग से प्रतिकर्षित हुए। अब प्रतिकर्षित हुए, डिफ्लेक्ट हुए, विक्षेपित हुए, इसका मतलब यह है कि विक्षेपित तो तभी होंगे। अल्फा कण में कौन सा कण होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा कण क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। विक्षेपित हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब जो भी जिस चीज से भी डिफ्लेक्ट हो रहा है वो पॉजिटिव है। एटम्स में से अगर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो एटम्स में कोई पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव चार्ज है, पर ये बहुत संख्या में कम है। 90 डिग्री से अबव तो बहुत कम है, और 180 डिग्री में और भी कम है। ये इसमें पाया गया था ऑब्जर्वेशन में। और इस ऑब्जर्वेशन में शायद मैंने आपको बताया था कि 8000 में से एक, 8000 में से एक जो है एटम आउट ऑफ वन आउट ऑफ 8000, यानी 8000 जब प्रक्षेपित हुए तो एक एटम जो है 90 डिग्री से ऊपर में डेविएट हुआ, देखा गया। और मिलियन में 10 की घात 6 होते मिलियंस, 1 आउट ऑफ 1 इन 10⁻⁶ 180 डिग्री पर विक्षेपित हुआ, यानी कि विक्षेपित होने वाले कम बहुत कम थे। इसको कुछ इस तरह से समझते हैं। अब एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मैंने बनाया, सपोज ये है कुछ एटम है, ठीक है। यहां से कुछ तो क्या हुए, सीधे निकल गए, कुछ क्या हुए, सीधे निकल गए, कुछ क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए 1 डिग्री से ऊपर, और कुछ क्या हुए 90 डिग्री से ऊपर हुए, कुछ हुए 90 डिग्री पर, और कुछ क्या हुए सीधे वापस लौट आए 180 डिग्री पर। यह स्थिति आई थी। अब इसमें क्या निष्कर्ष निकाला रदरफोर्ड ने कि ज्यादातर डिफ्लेक्ट एकदम निकल जा रहे हैं, सीधे निकल जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ द एटम्स का जो पार्ट है वो क्या है, खोखला है। परमाणु क्या है, खोखला है। क्या निकाला निष्कर्ष, परमाणु एक खोखला है अंदर से, उसमें से ज्यादातर तो इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी है। क्योंकि कम डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कम डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज किसी सूक्ष्म स्थान पर है।
किसी सूक्ष्म स्थान पर, जिसे उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस, नाभिक, परमाणु का नाभिक, न्यूक्लियस। ऐसे ही रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी, नाभिक की खोज की थी परमाणु के अंदर, कि किसी सूक्ष्म स्थान पर, सघन स्थान पर एक जो है नाभिक है, जहां से वो पूरी तरह डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। क्या हो रहा है, पूरी तरह कुछ 180 डिग्री पर वापस लौट रहे हैं, कुछ 180 डिग्री पर वापस, कुछ 90 डिग्री पर वापस लौट रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि डिफ्लेक्शन बहुत कम है, इसलिए न्यूक्लियस जो है एक सघन, एक सूक्ष्म भाग पर स्थित है। ओके, अब तीसरा, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उन्होंने कहा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। किसके, नाभिक के चारों ओर क्या है, नाभिक में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। उनका इलेक्ट्रॉन अगर स्थिर होता, चक्कर नहीं लगाता, तो क्या होता, आप जानते हैं कूलॉम का नियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता, तो ये सीधे क्या आता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाकर के गिर जाता, होता ना, न्यूक्लियस में जाकर के गिर जाता, तो ये अनस्टेबल रहता। रदरफोर्ड ने कहा ये स्टेबल है, स्थायी है, परमाणु स्थायी है, स्टेबल है, वो तभी है जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पे, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। समझ रहे ना इस बात को, कि उन्होंने कहा कि नाभिक तो में नाभिक है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, एक एटम में नाभिक है, न्यूक्लियस है, वो पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है एक वृत्ताकार मार्ग में या ऑर्बिटल जो कक्षीय मार्ग में चक्कर लगा रहे हैं। और वो चक्कर इस तरह लगा रहे हैं, ये चक्कर इस तरह लगा रहे हैं कि ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स, जानते हैं सब लोग, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल मिलता है। तो अभिकेंद्र बल कहां से मिल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसे अभिकेंद्र बल वो बल होता है जो वृत्ताकार मार्ग में करने वाली वस्तुओं पर लगता है, अभिकेंद्र बल। और ये अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। बल हमेशा ये, इसकी दिशा इधर को है, बल की दिशा इधर को, इसलिए ये इसकी दिशा को बदलता रहता है और ये वृत्ताकार मार्ग में गति करता रहता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर। तो ये निष्कर्ष निकाले कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर। अब क्या क्या निष्कर्ष निकाल लिए थे रदरफोर्ड ने, खोखला होता है भैया मैक्सिमम भाग, सूक्ष्म भाग में, सूक्ष्म में ही एक सघन है, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो द्रव्यमान है, मास जो है, ये बहुत, यही एटम का मास है, लगभग न्यूक्लियस का ही जो मास है वही एटम का मास है, तो खोखला है। ठीक है, अब नेक्स्ट में आ जाते हैं इसमें, ये बात हो गई हमारी स्मॉल स्पेस न्यूक्लियस। हाँ, अब क्या किया उन्होंने, अब रदरफोर्ड ने क्या किया कि पहले तो गोल्ड की पत्ती ली थी, पर ऐसा तो नहीं कि गोल्ड की पत्ती में सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, उन्होंने अलग अलग धातुएं ली, अलग अलग धातुओं से, मेटल से, अलग अलग डिफरेंट मेटल्स को यूज किया, और उनमें से जो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कराया। तो ना ये जो स्कैटरिंग हो रही है एक पर्टिकुलर एंगल पर, थीटा पर, जैसे थीटा एंगल है, पर्टिकुलर एंगल पर जो स्कैटरिंग हो रही है, वो अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग अल्फा कण जो है स्कैटर्ड हो रहे हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकला, अलग अलग कण जो है स्कैटर्ड हो रहे हैं, कि अलग धातुओं के लिए, भिन्न भिन्न धातुओं के लिए पॉजिटिव चार्ज भी क्या है, सेंटर पर, न्यूक्लियस पर भिन्न भिन्न है, डिफरेंट है। यानी ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज की मात्रा फिक्स है, भिन्न भिन्न धातुओं के लिए पॉजिटिव चार्ज भिन्न भिन्न होता है। तो ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। ओके, ओके ज्योति, ओके, इसको बुक से आप नोट करते रहिएगा, बुक्स में आपको रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग मिल जाएगा, वहां से आप इसको जो है, इसके पोस्टुलेट्स जो है सारे नोट करेंगे। ठीक है, आपकी बुक में साफ दिए हुए हैं, जैसे अधिकांश भाग खोखला होता है, काला काला लिखा हुआ है, एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है नाभिक, नाभिक के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद जो है कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम, अच्छा अगर हम अल्फा कण को जो है प्रक्षेपित कर रहे हैं, ये तो इसकी एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है, अगर एनर्जी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो ये नाभिक के अंदर चले जाना चाहिए था ना, घुस जाना चाहिए था नाभिक के अंदर, और नाभिक के अंदर घुस जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण घुस जाएगा, तो बाद में क्या होगा, यहाँ पर जो है नाभिकीय बल लगेंगे। क्या लगेंगे, नाभिक के अंदर क्या होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं है। और प्रोटॉन पर जो फोर्स लगता है वो कौन सा लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल ना। इस प्रतिकर्षण बल के कारण तो नाभिक को स्टेबल रहना ही नहीं चाहिए था, परंतु यहां पर नाभिकीय बल कार्यरत होते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस, और ये न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं प्रभावशाली होते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा बड़े होते हैं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक होता है, न्यूक्लियर फोर्स प्रबल होता है। ऐसा नहीं कि कूलाम का नियम यहाँ नहीं लग रहा है, पी और पी के बीच में कूलाम का नियम भी लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है रिपल्सन का, परंतु न्यूक्लियर फोर्स के कारण ही स्टेबल है। नाभिकीय बलों के कारण ही नाभिक जो है स्टेबल बना होता है किसी परमाणु में। समझ गए इस बात को? हाँ सर। तो एक या अब एक आएगा क्वेश्चन। अब यहाँ तो हमने पिछले वाले टॉपिक में भी मैंने काफी ले रखा, उसको देख लीजिएगा आप, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लूंगा। अब लेंगे निकट पहुंच की दूरी, नाभिक के आकार की बात करेंगे, नाभिक के आकार का आकलन करेंगे, नाभिक के आकार का आकलन, नाभिक के आकार का आकलन। निकट पहुंच की दूरी हम निकालेंगे, निकट पहुंच की दूरी अल्फा कणों की, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। क्या निकालेंगे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, निकट पहुंच की दूरी। निकट पहुंच की दूरी हम जानते हैं, हम वो सोने की पत्ती में एटम है, ये एटम है, ये धन आवेश है इसमें, यहां पर है हमारे अल्फा कण। अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आवेश होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, +2, याद रखेंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसमें आवेश होता है, और इसके एनर्जी करीब 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, 7.1 7.2, अभी 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी। ये समझते हैं आप लोग? मेगा, मेगा होता है 10⁶, 10⁻⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप जानते ही ये क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हैं तो हम लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कहते हैं 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, तो ये जूल में हो जाता है, ठीक है। ये जूल में हो जाता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अभी देखिए अल्फा कण है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, और अगर हम उसकी बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अगर हम ये हीलियम के नाभिक होते हैं, ये अल्फा कण हीलियम के नाभिक, उसमें कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए बाहर, 2 प्रोटॉन हो गए, और 2 न्यूट्रॉन। इस तरह से ये बैलेंस बना होता है, ठीक है। यानी कि 4 AMU एटॉमिक मास यूनिट। द्रव्यमान क्या होता है? 4 गुना, द्रव्यमान होता है 4 गुना। अभी हम अल्फा कण को, जब हम इसमें यहां से हम अल्फा कण को भेजते हैं, ये हाई एनर्जी अल्फा कण, उच्च माना उसकी एनर्जी है K, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा ना, ½ mv², v वेग से भेजा हमने उसे, v वेलोसिटी से भेजा, ½ mv से। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? ये एटम है, ये माइनस 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 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, एटम तो उदासीन है, न्यूट्रल है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो U = 0 और K = ½ mv², K = ½ mv²। इस गतिज ऊर्जा से अल्फा कण यहां पहुंचता है पास में, यहां से अल्फा कण यहां से यहां पहुंचता है, निकट पहुंचेगा, नाभिक के बिल्कुल ठीक नीचे पहुंचेगा। ये जो केंद्र से दूरी होती है उसे कहते हैं निकट पहुंच की दूरी, R0। एकदम नहीं पहुंचेगा अंदर, केवल वहां तक पहुंचेगा, अभी 180 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा। अभी जैसे बताया था मॉडल में, न्यूक्लियर मॉडल जो बात की थी हमने, नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड के, कि कुछ कण निकल जाते हैं, कुछ कण डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ 90 डिग्री से ऊपर, कुछ होते हैं 180 डिग्री में वापस आ जाते हैं। इससे हमने कहा कि नाभिक है भैया, बीच में एक नाभिक है, उसमें धन आवेश है, और धन आवेश ऐसा भी नहीं कि फैला हुआ है, फैला होता तो सारे डिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, कुछ निकल जाते हैं, कुछ निकल जाते हैं ना, कुछ निकल जाते हैं। इसलिए जो नाभिक में जो धन आवेश है वो सूक्ष्म भाग पर ही है, ये निष्कर्ष निकले थे कि सूक्ष्म भाग पर ही है भैया नाभिक में जो धन आवेश है, पूरे में फैला हुआ नहीं है। परंतु अब हमने सीधे हेड ऑन कॉलिजन किया, हेड ऑन कॉलिजन मतलब सीधे कॉलिजन, सीधे संगठन, अल्फा कण को यहां से भेजा हाई काइनेटिक एनर्जी से, उच्च ऊर्जा से, और ये सीधे जाकर के यहाँ पर जो है वाइब्रेट होने लगा, और यहाँ पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है चेंज हो गई किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में, U, K = U, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान दें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इंग्लिश में लिखा है, अभी हिंदी में बोलता हूं मैं, ठीक है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ा है ना पहले चैप्टर में, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आगे आगे बढ़ते हैं, ऊपर का मिटा लेते हैं, नोट भी करते रहना, ठीक है।
जी सर। अब k बराबर था हमारा हाफ mv स्क्वायर, रहने देते हैं। u बराबर क्या हुआ, u बराबर हुआ आपका, हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन नॉट 0। उसके बाद है q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, याद आया, q1 q2, q1 कितना है 2e 2e अल्फा कण पे आवेश इनटू, अब q2 कितना है यहाँ पर, q2 में मान लेते हैं यहाँ पर परमाणु क्रमांक z है। ये परमाणु क्रमांक देखिए, परमाणु क्रमांक क्या होता है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कहते हैं ना केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, z इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और इसे कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यस सर। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में आवेश बराबर ही होता है, तो इसमें आवेश कितना होगा z इंटू ई, ये तो नंबर है ना, z नंबर है, और ई हम लेंगे ई, z ई कितने यहाँ पर, z ई इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, z हो गए नंबर हो गए, तो यानी नाभिक में कितना आवेश होगा z इंटू ई, समझ रहे ना क्या होगा, z इंटू ई, क्योंकि z नंबर हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें आवेश मिल गया, धन आवेश, ये भी धन आवेश है और ये भी धन आवेश है। अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी आई है r0, कितनी है r0, तो हमारा फॉर्मूला भी यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा याद करें, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ध्यान आया ना, यस। वहीं से हम निकालेंगे यहाँ पर r0। अब r0 कितना हुआ यहाँ पर, ये निकालेंगे, k इक्वल टू कितना हुआ पहले देखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z को लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए पहले, 2 z, और e इंटू ई हो गया e स्क्वायर अपॉन r0। अब हम आते हैं नीचे, r0 बराबर कितना हुआ, r0 बराबर कितना हुआ 2 z ई स्क्वायर तो हुआ ही, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा, और k कहाँ आ जाएगा, अपॉन k, इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दो, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है निकट पहुंच की दूरी निकालने के लिए। अब हमने कैलकुलेशन की, इसमें z का मान रखा होगा, e का मान रखा होगा, k का मान रखा होगा, तो उसके बाद जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है 10 की घात माइनस 15 मीटर, 10 की घात माइनस 15 मीटर, यानी कि नाभिक का आकार क्या होता है, 10 की घात माइनस 15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, नाभिक का आकार कितना होता है, 10 की घात माइनस 15 मीटर के बराबर होता है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, 2z ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, 2z ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, ठीक है। नोट कर लिया इसे, यस सर। गुड। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं यहाँ पर, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ r0 हिंदी में अभी बता दूंगा आपको, हाँ, ये मत समझना कि हिंदी में नहीं बताया, कैन बी एस्टिमेटेड by considering a typical case. Consider the case of a gold nucleus, सोने का नाभिक, bombarded by an alpha particle having an initial energy of 24.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि r0 निकालो, क्या कह रहा है r0, ये r0 क्या है, वो निकट पहुंच की दूरी, हमने नाभिक है, गोल्ड न्यूक्लियस का नाभिक है, नाभिक, उसमें हमने अल्फा कणों की बम्बार्डमेंट कराई, हमने कहा कि नाभिक का आकार निकालते हैं,
क्या करते हैं, नाभिक का आकार निकालते हैं। इस आकार को निकालने के लिए हम R0 निकालते हैं। हमने हाई काइनेटिक एनर्जी का जो है अल्फा पार्टिकल लिया। देखिए कितने का लिया है, अल्फा पार्टिकल हैविंग एन इनिशियल एनर्जी ऑफ 24.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है एनर्जी, 24.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, 24.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसको नोट करते रहेंगे हम सीधे सीधे आगे। यहाँ पे ये नोट कर लिया होगा आपने। इसमें सीधे सीधे क्या करना है, हमें R0 निकालना है। हमें इसमें अगर हिंदी में लिखेंगे आप, तो आप हिंदी में इस तरह एक नाभिक, सोने के नाभिक पर अल्फा कणों की बम्बार्डमेंट की जाती है जिनकी ऊर्जा 24.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। निकट पहुंच की दूरी ज्ञात कीजिए। केवल इतना लिख देंगे हिंदी में। क्या लिखेंगे, सोने के नाभिक में अल्फा कणों की बम्बार्डमेंट की जाती है, बमबारी की जाती है जिनकी ऊर्जा 24.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। नोट कर रहे हैं। यस सर। सोने के नाभिक में अल्फा कणों की बमबारी की जाती है जिनकी ऊर्जा 24.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। निकट पहुंच की दूरी ज्ञात कीजिए, R0 का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, R0 का मान ज्ञात करना है। ओके, चलिए करते हैं। यस सर। हम सूत्र जानते हैं। सूत्र क्या था हमारे पास, R0 बराबर क्या था, R0 बराबर 2Z² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई। यही था ना। तो सबसे पहले लेते हैं, हम ले रहे हैं गोल्ड का नाभिक। यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, दिया क्या हमें, उसको लेते हैं। दिया है इस न्यूमेरिकल में क्या दिया था हमें, के दिया है ना हमें, के ऊर्जा दे रखी है। कितनी दे रखी है, 24.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में बदल दीजिए। अब 24.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे बदलेंगे, 24.6 गुणा 10⁶ लिखेंगे पहले, क्योंकि मेगा मेगा जब भी आता है ना 10⁶ लिखा जाता है। ठीक है, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया ये, मेगा लिखने के बाद, को हटाने के बाद। ये कितना हो गया, 24.6 गुणा 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आगे क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है। तो जूल में बदलने के लिए आपको क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको 1.6 गुणा 10⁻⁻19 से गुणा कर देना होता है। ये जूल में निकल आता है। ये आपकी गतिज ऊर्जा हो गई। ठीक है, इसको अभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इतना हम नोट करेंगे। ये हो गया हमारा के। अब हमारे पास आता है स्मॉल ई, तो पता ही है 1.6 × 10। न्यूक्लियस में जेड कितना होता है, परमाणु क्रमांक, वो होता है 79। कितना होता है, 79। ये न्यूक्लियस का, गोल्ड का है, गोल्ड का परमाणु क्रमांक। सोने का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 79। यानी कि जेड का मान कितना है यहाँ पर, 79। यानी कि आवेश कितना है, जेड 79 × E। वो फॉर्मूला लिख दिया हमने। स्मॉल ई की जगह क्या लिखेंगे हम, स्मॉल ई की जगह क्या लिखेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यह आवेश हो गया। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब इन मानों को रख दीजिए, इन मानों को अब रख दीजिए। रखें, चलिए यहां रख देते हैं। R0 बराबर 2 गुणा 79 गुणा 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, इसका स्क्वायर गुणा कर देते, स्क्वायर नहीं है, 1.6 × 10⁻⁻19। 2 बार हो गया ना, 2 बार भी स्क्वायर ही हुआ हो। अपॉन, अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, कितना होता है, 9 गुणा 10⁻9। हाँ, तो यहाँ पर वो भी आना है 9 गुणा 10⁻9, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। देखिए ये है ना, तो इसकी जगह क्या आना है, 9 × 10⁻9। और ये के की जगह आना है ये सब नीचे, 24.6 × 10⁻6 × 1.6 × 10⁻⁻19। समझ गए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा बहुत कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं हम, जगह बनाते हैं। इधर इधर का मिटा लेते हैं। इधर नोट कर लिया होगा आपने, फॉर्मूला तो नोट ही होगा आपका ना। अब यहाँ R0 बराबर, देखो क्या था हमारे पास, ऊपर है 9 गुणा 10⁻9 है एक, तो एक है 2, एक है 79, एक है 1.6 × 10⁻⁻19 और अपॉन एक काट दिया हमने नीचे से। ठीक है, अब बचा हमारे पास 24.6 गुणा 10⁻6। समझ रहे हैं इस बात को। हाँ सर। ये जो भी आएगा वो मीटर में आएगी, डिस्टेंस आएगी मीटर में आएगी। इसको कैलकुलेट कर देना आपको, इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करने के लिए ना, डेसिमल हटाने पड़ेंगे।
ये डेसिमल हटा लेते हैं, डेसिमल हटी गई है, ठीक है। अब इस डेसिमल की जो, क्योंकि 0.6 यहाँ था, 0.6 यहाँ था, हटा दिया हमने। वैसे काट के दिखाते तो ज्यादा अच्छा था ना, ये काट के दिखाते हैं, ये लोग काट के। अब यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे ये हो गया। अब काटाफीटी कर लेते हैं, एक तो कटते 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, ठीक है। ये 3 से कट रहा है, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 तियां 9, ठीक हो गया। और कोई कटेगा? नहीं कटेगा शायद, कोई बात नहीं, नहीं कटता है, कोई बात नहीं। अब आप करिए 3 गुणा 79 गुणा 16 अपॉन 41, इसकी कैलकुलेशन अलग करिएगा। 3 गुणा 79 79, ये 79 है, 72 था, हाँ 79 है, ठीक है। 3 इंटू 79 इंटू 16 अपॉन 41 गुणा 10 की घात 9, 10 की घात -9, ऊपर क्या है 10 की घात 9 गुणा 10 की घात नहीं, माइनस नहीं, -19 है, -19 है, ठीक है। -19 नहीं है, 10 की घात 9 गुणा 10 की घात -19, और नीचे कितना है 10 की घात 6, ओके ओके। यस सर। हाँ, अब ये जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, इसको वैसे तो बहुत बड़ा होगा ये कैलकुलेशन, तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट मान लेता हूँ इसमें, इसको मैं 80 मान के कर लेता हूँ, ठीक है। 17 को 17 है, 3 27, 7 हासिल लगा 2, 3 7 21, 2 22 23, नहीं मानते, 16/41, ठीक। 3 से गुणा कर दिया, गुणा, ये कितना हुआ, ये +9 है, ये -19 है, ऊपर कितना हो गया -19 में से 9 घटाएंगे ना, -10, बड़े वाले का चिन्ह लगाएंगे, -10 अपॉन नीचे आ जाएगा 10 की घात 6, समझ गए ना। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, बराबर, यहाँ पे इसको करते हैं बराबर, 16 से 237 को गुणा करिए, 16 से 237 को गुणा करिए, कितना आएगा, आप करिए जरा। यस सर। मैं भी करता हूं, ठीक है। तीन 3,792। 3,792, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 3,792/41, ठीक है। और गुणा यहाँ कितना आया, ये 10 की घात -10 और ये 10 की घात -6, ऊपर पहुंचेगा ना -6 हो जाएगा, तो यानी ये हो गया -16, कितना हो गया -16, ठीक हो गया ना। अब इसको भागा दीजिए 41 से, नाइन बार जाएगा, 9 कम 9, 9 चौका 36 ना, 92.4 ऐसे करके 92.4, वेरी गुड, इंटू 10⁻⁻16 मीटर। इस डेसिमल को इधर ले आइए तो 9.24 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, एंड दिस आंसर इज करेक्ट, ओके। और आप कैलकुलेशन अच्छा कर ले रही हो, तो इसके लिए आपको बधाई, अच्छी कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, तो मैथमेटिक्स के आप जो न्यूमेरिकल आएंगे तो अच्छी तरह कर लेंगे आप, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालने का। अब इससे क्या पता चला हमें, नाभिक का आकार कितना होना चाहिए, 10 की घात -15 मीटर, ये तो निकली निकट, इससे भी कम होगा, इससे भी कम होगा, 10 की घात -15 मीटर से भी कम होगा, या इसके बराबर होगा, ये कम होगा, इससे कम ही होगा, विल बी लेस देन 10⁻⁻15 मीटर ना। ये वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है, पर 10⁻⁻15 मीटर से भी कम होगा, यानी 1/10⁻15, इतने जीरो लगेंगे, यानी बहुत ही कम, अत्यंत ही सूक्ष्म भाग पर है नाभिक, ओके। यस। तो ये है। अब इसके बाद आया था रदरफोर्ड के मॉडल में जो बातें हुई थी, उसमें एक तो आया था कि इसमें एटम है, एटम में जो है एक छोटा सा नाभिक है, सीधी सी बात हो गई, छोटा सा नाभिक है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये भी बात हो गई थी। और इसका जो एटम का जो मास है वो है 99.9% नाभिक का, जो एटम्स में जो पॉजिटिव चार्ज है इसका जो मास है 99.9, यानी पूरे एटम का मास लगभग लगभग यही है, बाहर मास ही नहीं है, द्रव्यमान ना।
बाहर द्रव्यमान है ही नहीं, जो द्रव्यमान है वो नाभिक में ही है। समझ गए? हाँ सर। और इलेक्ट्रॉन कहा उन्होंने, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं भैया, इसके चारों ओर जो है चक्कर लगा रहे हैं, जैसे वो ग्रह चक्कर लगाते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन भी जो है चक्कर लगा रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, तो एक चित्र और बनाते हैं बढ़िया सा। ये चित्र थोड़ा ढंग का लगेगा आपको। यहाँ पे हम ले लेते हैं नाभिक, उसमें हम कहेंगे जेड परमाणु क्रमांक, ई हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे धन आवेश हो गया जेड इंटू ई। ओके, जेड इंटू ई। और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या ले लेते हैं आर, ये एटम की त्रिज्या हो गई। और कहीं पर किसी स्थान पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम इसका एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ले लेते हैं m, और वेलोसिटी ले लेते हैं v वेग से ऐसे घूम रहा है ये इधर को, ठीक है। इस पे फोर्स लगेगा किस दिशा में? केंद्र की ओर। कहाँ को लगेगा? केंद्र की ओर। तभी तो ये सर्कुलर मार्ग में ऐसे गति करेगा, वृत्ताकार मार्ग में जब दिशा के लंबवत लगेगा फोर्स। जब इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के लंबवत फोर्स लगेगा तो ये क्या है? वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा। और जब ये वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा तो इसको अभिकेंद्र बल, वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो फोर्स जो केंद्र में लगता है उसे हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल, सेंटीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंटीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल जो मिल रहा है वो क्या है? उसका फॉर्मूला जब मालूम है अभिकेंद्र बल का? अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है ज्योति? नहीं पता है सर। mv² r। अब ये पिछली बार आपने ढंग से पढ़ा नहीं है, 11th क्लास में ढंग से नहीं पढ़ा है, या याद नहीं है आपको, 11th क्लास में पढ़ाया था उसने। अभिकेंद्र बल mv² r, mv² r, ये याद कर लीजिए। ये अभिकेंद्र बल उन बलों में फोर्स उसमें लगता है जहां वृत्ताकार मार्ग में गति हो रही होती है। और यहाँ पर ये जो अभिकेंद्र बल, ये तो मैकेनिक में है, यांत्रिकी में, यहाँ पर जो mv² r है ये बराबर है किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। यहाँ पे है धन आवेश, यहाँ पर ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इनमें बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 कितना है? जेड ई। Q2 कितना है? E अपॉन r², इसकी त्रिज्या हो गई, r² इसकी त्रिज्या हो गई। यानी कि ये जो फोर्स मिला हमें सेंटीपिटल फोर्स, वो कितना मिला हमें? ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये सेंटीपिटल फोर्स है, अभिकेंद्र बल, जिसे हम mv² r भी कहते हैं। ओके, नोट कर लें इस बात को, इतना नोट कर लें। हो गया सर। ठीक, अब आई थी उसके बाद जब हमने इसकी सारी पोस्टुलेट्स की बात कर लेते हैं, और इसमें यह भी आ गया कि इलेक्ट्रॉन जो है कुछ स्थानों पे हैं और ज्यादातर भाग एटम का खोखला है, ये भी बात आ गई थी। और ज्यादातर द्रव्यमान जो है एटम का वो नाभिक का ही द्रव्यमान है, जो कि 99.9% जो द्रव्यमान है वो नाभिक का होता है, और शेष द्रव्यमान बाहर एटम्स का होता है। एटम का अधिकतर भाग जो है, परमाणु का अधिकतम भाग जो होता है वो खोखला होता है, जहां से सारे अल्फा पार्टिकल निकल भी जाते हैं। बहुत कम अल्फा पार्टिकल होते हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं, बार बार बता दिया मैंने। इसके ड्रॉबैक्स क्या है? ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक, जब नाभिक में इलेक्ट्रॉन को ऐसे घूमते हुए बताया तो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट कर रहा है। जब भी कोई चीज किसी में फोर्स लगता है, इसमें फोर्स लग रहा है इधर को, तो फोर्स लग रहा है, इस कारण इसमें एक्सीलरेशन हो रहा है, एक्सीलरेशन के कारण इसकी दिशा जो है बदल रही है, और ये वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है? वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, जो मैंने अभी बताया था अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल वो होता है जो वृत्ताकार मार्ग में गति करने वाली वस्तुओं पर लगता है। ओके, जेड ई यहाँ पर। अभी जब घूमेगा ऐसे से चारों तरफ तो ये रेडिएशन करेगा उत्पन्न, क्योंकि हर एक्सीलरेटेड वस्तु जो होती है, चार्ज होता है, चार्ज जब एक्सीलरेट होता है इट एमिट रेडिएशन, विकिरण, विकिरण। और ये विकिरण होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चलती हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में मूव करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। और इनका स्पेक्ट्रम होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग वेवलेंथ होती है। पर यहां पर उन्होंने ये बात नहीं की फ्रीक्वेंसी की, उन्होंने कहा कि ये रेडिएशन होगा। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, विकिरण होगा, तो विकिरण होगा तो ये एनर्जी को लॉस करेगा, एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। जब इसकी ऊर्जा कम होती जाएगी तो ये अपने पथ में, जैसे अभिमन्यु का नहीं होता, ऐसे से आएगा,
इसका वृत्ताकार पथ जो है कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, ये नाभिक के अंदर घुस जाएगा। तो इसलिए एटम की अनस्टेबिलिटी यानी अस्थायी स्थायित्व पर, एटम के स्थायित्व पर प्रश्न उठे कि भैया ये तो एटम स्थायी रह ही नहीं सकता। अगर आपकी बात मान ली जाए कि ये चारों ओर चक्कर लगा रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन हो रहा है, अभिकेंद्रित त्वरण लग रहा है, तो एक्सीलरेशन के कारण रेडिएशन होगा, एक्सीलेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में रेडिएशन होगा। और दूसरा एक तो ये था, दूसरा क्या कहा तुमने कि हमें जब एटम्स को हीट करते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के रेडिएशन निकलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के भी स्पेक्ट्रम, इसके कहते हैं स्पेक्ट्रम, अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं, अलग अलग परमाणु से अलग अलग स्पेक्ट्रम निकलते हैं, कुछ से लाल, नीली, पीली, हरी ऐसी लाइनें दिखती हैं हमें। तो ये इनकी वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलग अलग होती है। वो आपका जो है ये मॉडल समझा नहीं पा रहा है। आपके मॉडल के हिसाब से तो सभी फ्रीक्वेंसी, सभी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य जो है आपस में रेडिएट हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। जब हम एटम में से कोई लाइट पास करते हैं, रेज पास करते हैं, तब हम स्पेक्ट्रम दिखते हैं। जब हम उसको हीट देते हैं तब हम उसमें स्पेक्ट्रम देखते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम देखते हैं। तो वो सब चीजें जो हैं ये रदरफोर्ड का मॉडल नहीं समझा पाया, इसलिए एक नया मॉडल आया, उसे कहते हैं बोर्स मॉडल। क्या कहते हैं? बोर्स मॉडल। तो यहाँ इसको हम समाप्त करते हैं, कल हम लेंगे बोर्स मॉडल, ठीक है? कल हम लेंगे सीधे बोर्स मॉडल। तो यहाँ तक आप जो है इसके नोट्स भी बना लीजिए, रदरफोर्ड मॉडल तक के नोट्स ही सारे बना लीजिए, किताब में आपको मिल जाएंगे। किताब में अगर आप देखेंगे, बुक में मैं आपको हेडिंग्स बताता हूँ। रदरफोर्ड पर अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग, उसको अच्छा खासा मिल जा रहा है आपको। नाभिक के आकार का संकलन लिखा हुआ है, जिससे हम कह रहे हैं निकट पहुंच की दूरी, ठीक है? ध्यान रखना, नाभिक के आकार का संकलन। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल करके लिखा हुआ है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इनको आपको नोट करना, केवल 3 ही बातें तो नोट करनी है, इसमें हो जाता है, ठीक है? उसके बाद हम आएंगे बोर का परमाणु मॉडल, और फिर हाइड्रोजन का सिद्धांत ले लेंगे, और इस तरह से हम अपनी चीज को आगे बढ़ाएंगे। ओके? यस सर, थैंक यू। ओके, so and the drivers are made up